अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ के साफ और शफाफ एहतसाब के बयानिए के गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है, क्योंकि पीटीआई खुद अपने दौरे हुकूमत में कायम किए गए केसेस से पीछे हट रही है। चाहे वो सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केस हो या किसी आला अदालत के जज के खिलाफ रेफरेंस हो, तहरीक इंसाफ अपनी बदनामी का बाइस बनने वाले केसेस से मुनहरिफ हो रही है। इन केसेस से राह फरार इख्तियार करके अपने दामन पर लगे बदनुमा दागों को धोने की कोशिश की जा रही है। अपने बयानिए और केसेस से राह फरार इख्तियार करने की ताज़ा मिसाल वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह के खिलाफ तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कायम किया गया बदनाम ज़माना मनशियात केस है। इस केस में राना सनाउल्लाह को 2 जुलाई को फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए गिरफ्तार किया गया था और एएनएफ ने दावा किया था कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई हैं। अब इस केस से पीछे हटा जा रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम गुफ्तगू करते हुए एतराफ किया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन बरामदगी केस बनाना तहरीक इंसाफ की गलत। आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने भी एतराफ किया है कि राना सनाउल्लाह को किसी सियासी केस में नहीं पकड़ा था, उनके खिलाफ एएनएफ के हाजिर सर्विस अफसरान ने केस बनाया था। राना सनाउल्लाह को कोई सियासी केस के अंदर नहीं पकड़ा गया। राना सनाउल्लाह को कुछ सियासतदानों ने नहीं केस उसके खिलाफ बनाया था। एएनएफ में सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने केस बनाया, वो केस लेके आए। वो केस जब लेके आए तो उस वक़्त शहरियार अफरीदी वज़ीर थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछे। उन्होंने कहा जी हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, हम इदारों के आज़ाद होने पर यकीन रखते हैं। ये बयानात आज दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे कबल जब राना सनाउल्लाह को इस केस में गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के वज़ीर मुमलिकत बराए इंसदाद मनशियात शहरियार अफरीदी ने असम्बली फ्लोर समेत मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इस केस के सही होने के बारे में कस्में उठाई थी। अल्लाह को जान देनी है कि हवाले से उनके बयान भी शह सुर्खियों की जीनत बने थे। मैं कुरान मजीद को और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना मैंने, ना कोई साजिश की, ना हमारा कोई इरादा था, और अगर हमने की हो तो अल्लाह का कहर और अजाब हम पर नाज़िल हो। अगर किसी के ज़हन में कोई डाउट है, हम लानत भेजते हैं उस सोच पे जो बेगुनाह लोगों को फंसाए। मैंने जान अल्लाह को देनी है, इंशाअल्लाह वक्त बताएगा, थोड़ा वेट कर लें, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं कौम को ये बताना चाहूँ, राना सनाउल्लाह अभी भी वो मुल्जिम है। हमारी तरबियत ऐसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से होने का यकीन और हमारे लीडर, हम मैदान में खड़े होने वाले हैं। सिर्फ राना सनाउल्लाह का केस ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जो अब तहरीक इंसाफ के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं और इनसे राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से भी तहरीक इंसाफ पीछे हट चुकी। खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कह चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यही नहीं बल्कि साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ तैयबा गुल के बयानात और पीएम हाउस में 45 रोज अब से बेजा में रखे जाने के संगीन इल्जामात भी तहरीक इंसाफ के इंसाफ फराहम करने के दावों की नफी करते हैं। तैयबा गुल ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान और साबिक चेयरमैन नैब जो है उनके खिलाफ कुछ संगीन इल्जामात लगाए गए। उनका कहना था हाउस में 45 रोज तक रखा गया। जस्टिस जावेद इकबाल अपनी वीडियोस की वजह से साबिक हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल होते रहे हैं। वो क्या कह रही थी? तैयबा गुल कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हुई और उन्होंने ऐसे इल्जामात कल कमेटी में भी लगाए। इजलास के बाद एपीसी के चेयरमैन नूर आलम खान ने भी इस केस पर रद्द-ए-अमल दिया, जिनका कहना था कि अगर साबिका चेयरमैन नैब कमेटी के सामने पेश ना हुए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। और साथ ही उनका यह भी कहना था कि अगर साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को भी इस केस में बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा। यहां सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ का बिला तफरीक एहतसाब करने का दावा सिर्फ दावा ही था या इस दावे की आड़ में सियासी मुखालिफिन को टारगेट करना मकसूद था। और यहाँ सवाल तो यह भी बनता है कि जब तैयबा गुल और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की वीडियो जारी हुई तो उस खातून को इंसाफ क्यों नहीं फराहम किया गया। और सवाल तो यह भी होगा कि क्या हकीकत में ही इस वीडियो की बुनियाद पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया गया या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इन तमाम तर सवालात का जवाब लेंगे। इस वक्त मुतासरा खातून तैयबा गुल के साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैयबा गुल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मतलब वीडियो और ऑडियोज आपकी बकौल पहले रिकॉर्ड की गई, चेयरमैन नैब ने नैब केस आप पर बाद में बनाया, तो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से आपका ताल्लुक की इब्तदा कहां से हुई और फिर वीडियोस बनाने की नौबत क्यों आई? मैंने सर ये 2017 की बात है जब फर्स्ट टाइम मैं उनके मिसिंग पर्सन कमीशन में गई और वहाँ पे उनसे फ़र्स्ट मुलाकात हुई। बदकिस्मती थी, मेरी बदकिस्मती थी कि मैं वहाँ पे गई और उसके बाद हैरेसमेंट का एक लंबा सिलसिला स्टार्ट हो गया जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस वक़्त फिर मैंने सोचा कि मैं इनको एक्सपोज़ करूं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो हैं मर्द जब मिसिंग होते हैं तो औरतें वहाँ पे आती हैं और उनके साथ वहाँ पे क्या सलूक होता था वो सब मेरी इसकी एक्सपोज़ करने के बाद सब कुछ वाज़े हो गया लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, एक और भी औरत सामने आई हैं और इसके अलावा और भी कंप्लेनेंट्स हैं जिनके साथ मेरा राब्ता है।
लेकिन वो डर के मारे सर सामने नहीं आती। इस वजह से मैंने उनकी वीडियो और ऑडियो जो थी वो रिकॉर्ड की, ताकि लोगों को मैं बता सकूं कि इस इतनी ऑनरेबल चेयर पे एक कैसा बंदा बैठा है जो कि लोगों की इज्जतों के साथ खेलने के लिए हर वक्त तैयार है। अमूमन जो वीडियोस या ऑडियोज रिकॉर्ड की जाती हैं तो इसका मकसद ब्लैकमेलिंग होता है। आपका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करने का बुनियादी तौर पर इसका मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या थी? सर मेरा ब्लैकमेलिंग का कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, और अगर इंटेंशन होती तो मैं ब्लैकमेल करती उनको और अपने कुछ काम निकलवाती। मेरा ना तो कोई ऐसा कोई काम था नैब में, ना कोई ऐसा मेरा कोई मसला था, और ना ही मैंने ये यूज़ की। ये अगर कभी यूज़ हुई है या कभी चेयरमैन के को मैंने इस चीज़ के लिए किया है तो वो बिल्कुल सामने आके बता सकते हैं। और इनको जो रिकॉर्ड करने का मेरा जो मेन इंटेंशन थी वो इनको एक्सपोज करना था। इस वजह से मैंने इनको की, क्योंकि मैं अगर किसी को बताती तो कोई भी नहीं मानता। कि अभी भी मैं जहाँ पे बात करती हूँ तो सब कहते हैं कि आपके पास प्रूफ है, तो ये प्रूफ ही इकट्ठे करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए मैंने इनकी वीडियो रिकॉर्ड की। तो जो वीडियो मीडिया में सामने आई या हमारे सामने आई, सारे मीडिया ने चलाया उसको, ये वीडियो चेयरमैन नैब ऑफिस में रिकॉर्ड की गई थी? इसमें सर ज़्यादा मोस्टली जो हैं वो मिसिंग पर्सन कमीशन में रिकॉर्ड की गई थी, और चेयरमैन ऑफिस में भी मुझे, नैब ऑफिस में भी मुझे मिले थे खुली कचहरी में। वहाँ पे भी इनकी कुछ ऑडियो हैं, और वो सारी कुछ ऑन एयर आ चुकी हैं, कुछ पड़ी हैं जो कि अब मैं ऑन एयर करना नहीं चाहती, क्योंकि पहले भी ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई हैं। और अभी भी मुझे ये डर है कि मेरा केस कहीं सियासी मकासद के नज़र ना हो जाए। मैं सर सियासत से दूर रह के ये केस अपने इंसाफ के लिए और मेरे साथ जो और औरतें इस तरह की हैरेसमेंट का शिकार होती हैं उसके लिए लड़ रही हूँ। अच्छा तैयबा गुल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, नैब केस आप पर बाद में बना, उसके बाद आपने ये वीडियोस जो है वो सिटीजन पोर्टल के ऊपर डाली, जिसके बाद ये मीडिया में आ गई। तो क्या वजह है कि नैब केस बनने के बाद ये वीडियोस मंजर आम पर आई? सर नैब केस मेरे पे पहले बना था, उसमें मैं जब बेल आउट होके बाहर आई तब भी नैब ने अपने नैब केस तो इस वजह से बना क्योंकि मैंने चेयरमैन की नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं की, उनसे बाहर मिलने नहीं गई, और उनको मैंने एक तरह से चैलेंज किया कि आप मुझे इस तरह से ना करें, वरना मैं ये वीडियो जो है वो किसी फोरम पे दे दूँगी, ताकि आप उनको मना करने के लिए कि वो मुझे तंग ना करें। लेकिन जब वो बाज नहीं आए और उसके बावजूद उन्होंने इस धमकी को शायद अपनी अना पे ठेस समझ ली। उन्होंने कहा कि तुम जानती नहीं हो कि मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। और उसके अगले ही दिन मेरे ऊपर मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मेरे ऊपर केस बना, मेरे ऊपर रेफरेंस फाइल किया गया, मेरे ऊपर जितने भी मुश्किलात आई वो सारी। उसके बावजूद सर मैं जब जेल में थी मैं तब ये वीडियो वायरल करवा सकती थी, ऑडियो वायरल करवा सकती थी। उसके बाद मैं बाहर आ गई बेल आउट होके, मैं अपने हस्बैंड के बेल करवाने के लिए कोशिश में थी। उसके बावजूद नैब बाज नहीं आई, उसके बावजूद चेयरमैन नैब बाज नहीं आए, मेरे ऊपर FIRs का एक सिलसिला शुरू हो गया। तब जाके सर अगर मुझे जो फोरम सबसे बेस्ट लगा वो एक मदीने की रियासत में यही हो सकता था कि आप अपने इमरान खान साहब कहते थे कि बाप होता है जो वज़ीर आज़म होता है कौम का, तो मैं एक बेटी बन के अपने बाप के पास फरियाद लेके गई और फिर सिटीज़न पोर्टल के ऊपर अपनी कंप्लेन दी, अमानत के तौर पे अपनी वीडियोस और ऑडियोज़ का हैरेसमेंट का वहाँ पे जिक्र किया और वहाँ पे अमानत के तौर पे अपनी चीज़ें दी जो कि बाद में उन्होंने इस्तेमाल की। देखिए, जावेद इकबाल साहब को आपने खबरदार किया कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो आप ये वीडियोस पब्लिक कर देंगी, जारी कर देंगी या इनको रिपोर्ट करेंगी। क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आप इन वीडियोज़ को पब्लिक कर सकती हैं या कंप्लेंट कर सकती हैं उनके खिलाफ, तभी उन्होंने नैब केस बना दिया आप पर? नहीं, मैं ये नहीं समझती कि उनको अंदाज़ा था, या शायद वो डर गए और इस वजह से उनको लगा कि अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी तो मैं एक ऑनरेबल चेयर पे बैठा हूँ तो मेरी इज़्ज़त पे दाग लगेगा, चाहे वो जिसकी मर्ज़ी इज़्ज़तों पे दाग लगाते रहें। और इस चीज़ का उन्होंने ये किया कि मेरे ऊपर एक झूठा केस बनवाया, SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई सर मेरे केस में। आप देखें उसमें उनकी SOP नहीं बनती थी, इंक्वायरी नहीं करवाई गई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, मुझे कॉल अप नोटिस नहीं आया, मुझसे कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। अगर मैं इतनी बड़ी मुजरिम थी, मुलजिम थी, मैंने कोई बहुत बड़ी चीट फ्रॉड किया था या कुछ भी जो ये कहते हैं जी ब्लैकमेलिंग की थी, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास रिकॉर्ड था ना, उसकी मुझे इंक्वायरी करते, मुझे बुलाते, 2-3 कॉल अप नोटिस तो मुझे भेजते ही सही, चलो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते। रातों रात मुझे अरेस्ट किया गया, तो ये क्यों हुआ? कोई इनको पूछने वाला नहीं है। फिर SOP इनकी नहीं है, 2 करोड़ इनकी SOP ही नहीं है, 6 बंदे इनकी SOP ही नहीं है, 6 बंदे पकड़ के इन्होंने प्लांट किए
उनका जो है रेफरेंस मेरे ऊपर फाइल किया। रातों रात इन्होंने अफरा तफरी में जब ये वीडियो वायरल हुई तो इन्होंने ये काम किया सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए और अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए। देखिए, हैरानकुन बात तो ये है कि जिस वक्त आपने चेयरमैन नैब को खबरदार कर दिया था कि वीडियोस आ सकती हैं, तो उसके बाद तो उन्हें आपसे बात करनी चाहिए थी, या उन वीडियोस को शायद डिस्पोज ऑफ करना उनका पहला मकसद होना चाहिए था। वो नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उल्टा आपके ऊपर केस बना दिया। मतलब ये बात ऐसी है जो इस सारे मामले में कहीं ना कहीं इसको मशकूक भी बनाती है। सर, सबसे पहले उन्होंने इसी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ही मुझे अरेस्ट किया। मेरा कंप्यूटर उठा लिया गया, मेरे मोबाइल छीन लिए गए, और सबसे पहले जो है नैब मेरी तलाशी लेती रही, वो मेरे मोबाइल ही ढूंढती रही। वो मुझे डिस्पोज ऑफ करने का ही तरीका था कि मुझे उठाया गया। डिस्पोज ऑफ और कैसे कर सकते थे, हवा में तो नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया, रातों रात मुझे वहाँ से गायब किया, इस्लामाबाद से उठा के लाहौर लेके गए, और मेरे जो जितने भी सिस्टम उनको लगता था कि यहाँ पे पड़ी हो सकती है। कंप्यूटर अभी भी उनके पास है मेरा, जिसमें वीडियोस मैंने स्टोर की थी, या मेरे मोबाइल्स थे वो उनके पास थे, और ये सारी चीज़ें वो उन्होंने उठा ली। उनको लगा कि अब इसके पास कुछ नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में सेटिस्फाइड हो गए थे। यानी ये सब कुछ उस वक्त हुआ कि जब तक वीडियोस मीडिया में नहीं आई थी अभी। जी जी बिल्कुल। तो ये वीडियोस आपने किसी जगह पे किसी को दे दी थी, ऑलरेडी पास ऑन हो गई थी सिटीजन पोर्टल के ऊपर, या आपने शिकायत बाद में की? नहीं सर, मैं जो हूँ 1 मई को बाहर आई थी। 10 मई को मैंने ये सिटीज़न पोर्टल पे दी थी, और 23 मई को ये वायरल हुई थी। इस ड्यूरिंग में 10 मई और 23 के दरमियान में मेरे ऊपर जो ये 13 डेज़ थे, इसमें मेरे ऊपर काफ़ी सारी FIRs लॉन्च हुई थी। 3 तो इस्लामाबाद में हुई थी, और उसके बाद जाके ये वायरल हुई थी। मैं 10 मई को दी थी, तब मैं बाहर आ चुकी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी जेल में थे। ठीक, यानी ये वीडियोस और ऑडियोज आपके पास थी, लेकिन नैब ने जिसलिए आपको गिरफ्तार किया वो सुराग नहीं लगा सकी इन ऑडियोज और वीडियोस का, ये कह रही हैं? जी, क्योंकि जब मेरी चेयरमैन नैब साहब से आखिरी झगड़ा हुआ, उनको मैंने कहा कि आप बाज आ जाएं, और उन्होंने कहा कि मैं अब चेयरमैन नैब हूं और मैं बहुत ताकतवर हूं, तो तुम मेरे आगे क्या चीज़ हो। मैंने कहा आपको जो करना है कर लें। उसके बाद सर उन्होंने मुझे थोड़ा डर लगा, मुझे लगा कि एक पावरफुल बंदा है तो मेरे साथ कुछ करवा ही ना दें, तो उस वक्त सर मैंने ये मुख्तलिफ जगहों पे सेव कर दी थी। ठीक, इसमें कोई और भी शामिल था, यानी था जिसके साथ आपने ये मामला शेयर किया हुआ था और उसकी हिफाजती तहवील में दी हुई थी आपने? नहीं सर, किसी के पास किसी को पता नहीं था, ये सिर्फ मैंने खुद सेव की हुई थी। अच्छा, अब एक सादा सा सवाल ये है कि आप पर केस तो बाद में बना, उससे पहले ये सब कुछ हो रहा था, आपको हरास किया जा रहा था, लापता अफराद कमीशन के हेड के तौर पर वो आपको बुलाते थे, तो उस वक्त आपके जहन में ख्याल नहीं आया कि वीडियोस पहले रिलीज कर दी जाए, ताकि ये कि केस बनने का इंतजार किया जाता, आप पहले ये वीडियोस ले आती सामने? नहीं सर, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी कि मैं इसको वायरल करूंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि लोग अभी भी, जैसे आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तो ये चीज़ पहले भी मैंने सोची थी कि लोग मुझे ब्लेम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में यही चीज़ है, जब एक विक्टिम ब्लेमिंग सबसे फर्स्ट होती है। मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो लोगों के जहनों में जो शुबहात हैं वो दूर हो जाए। जी, तो सर सबसे पहले मेरे जहन में ये था, और मेरी इंटेंशन कभी भी ऐसी नहीं रही थी कि मैं इसको वायरल करूंगी। अगर वायरल करनी होती तो मैं उस वक्त कर देती जिस वक्त मैं जेल में रही हूँ और बेगुनाह जेल में रही हूँ, उस वक्त कर देती। मैं बाहर आके कर सकती थी, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकती थी, मैं किसी भी पार्टी को दे सकती थी, लेकिन मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। इस वजह से ये मैंने अमानत के तौर पर सिटीज़न पोर्टल को ही फॉरवर्ड की, वहाँ पे मैंने दी, और मैंने सोचा कि शायद इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, इनसे पूछा जाएगा कि आपने एक झूठा रेफरेंस बनाया है, एक औरत को आप हैरेस कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ सर इसके उलट हुआ। अच्छा, आपकी वीडियोस आपकी मर्जी के बगैर ऑन एयर कर दी गई, ऑन एयर करके आपके ख्याल में किसको फायदा मिला? सर मेरी मर्जी के बगैर ऑन एयर कर दी गई, और मेरी मर्जी के बगैर उनकी तरदीद भी चलाई गई, और इसका फ़ायदा सर सबके सामने है, और इसका फ़ायदा PTI गवर्नमेंट ने लिया, और हर तरह के उनके केसेस क्लोज़ हो गए। उनके जो जेल में लोग थे, इवन वो भी बेल आउट होके बाहर आ गए। केसेस सारे, हेलीकॉप्टर केस था, BRT केस था, उनका मालम जब्बा केस था, इसके अलावा और बहुत सारे केसेस थे, जिसका जिक्र जावेद चौधरी साहब ने भी अपने कॉलम में किया था, और बताया था कि उनके ये सारे केसेस जो हैं वो क्लोज़ होने जा रहे हैं। और उसमें ये भी कहा गया था कि वो इमरान जो चेयरमैन साहब हैं, उनको ब्लैकमेल कर रही है गवर्नमेंट। तो सर इसके बाद सारे केसेस क्लोज हो गए, अपोजिशन की लाइनें लगती गई, उसके अरेस्ट की, उनके सारे अरेस्ट होते गए, और आप खुद देख लें कि इसका बेनिफिशरी कौन है। अगर इस वीडियोस का बेनिफिशरी
आप पूरी तफ्तीश करें, पूरा देखें, तो इसका सिर्फ बेनिफिशरी पीटीआई गवर्नमेंट ही है। देखिए तैयबा गुल साहिबा, जब आपको अंदाज़ा हो गया था कि इसके बेनिफिशियरी वही लोग हैं जिनके साथ आपने वीडियोस इसलिए शेयर की थी कि आपके मसीहा बनेंगे, आपके दुख का मदावा करेंगे, इसके बावजूद आप ये कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपको 1 महीना 30 दिन 45 रोज तक रखा गया, तो क्या वजह है कि आप 45 रोज वजीर आजम हाउस में रही? सर, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। सबसे पहले सर, मीडिया जब ये वीडियोस आउट हुई, मीडिया को मेरा साथ देना चाहिए था। मीडिया को प्रेशराइज करके उनको बिल्कुल बंद करवा दिया गया, उनको चुप करवा दिया गया, मेरी ख़बर को दबा दिया गया, मेरे हस्बैंड बाहर आए, मैं एक्विट हुई, उस चीज़ को दबा दिया गया। इतना प्रेशर था क्योंकि एक वो चेयरमैन नैब था, एक बहुत पावरफुल जो है उसके पास सीट थी। सर, अगर उसके बाद एक मदीने की रियासत का एक सबसे जो रिस्पेक्टेबल मेंबर समझा जाता है, जो पूरी रियासत का एक बाप समझा जाता है, उसके पास वो मुझे बुलाता है ये कह के कि तैयबा आप आएँ, आपकी इंक्वायरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी लड़की नहीं जाएगी? मैं ये सोच के गई कि मेरी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है। वहाँ पे जाके पता चला कि उन्होंने कहा कि आपकी सिक्योरिटी की वजह से, कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, आपको शायद जान से मारने के लिए कोशिश की जा रही है, तो आपको कुछ दिन यहाँ पे रहना होगा, इस ड्यूरिंग आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। सर, वहाँ पे मेरे मोबाइल ले लिए गए, मैं और मेरे हस्बैंड थे, और जो है हम दोनों को वहाँ पे रखा गया। मेरे पास आप बताएं और दूसरी ऑप्शन क्या थी वहाँ रहने के अलावा? मैं क्या कर सकती थी वहाँ पे? यानी वजीर आजम हाउस में 45 रोज तक आप अपनी मर्जी से रही? सर, मर्जी से नहीं रही, मुझे रखा गया। मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करी, मुझे रखा गया। यानी आपका किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था? आप अपनी फैमिली को नहीं बता सकती थी? किसी को नहीं पता था कि आप लोग कहाँ हैं? नहीं सर, किसी को पता नहीं था। तो क्या आपकी फैमिली ने, आपके अहले खाना ने कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज कराई इसकी? सर, उसमें जो है 2-3 दफ़ा इन्होंने मेरे से मेरी बात करवाई फैमिली में, और ये ताकीद की गई कि आपने नहीं बताना कि आप कहाँ पे हैं, और उनको तसल्ली दें कि आप आ जाएंगे, आप कुछ दिनों के लिए कहीं आउट ऑफ सिटी गए हैं। मेरी बात भी हुई। उसके बाद सर, जब तकरीबन 1 महीना गुजरा, इनके इसी तरह के मतलब मेरे साथ हीले बहानों की वजह से कि आज हो रही है रिकॉर्ड, आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो रही है, कल हो रही है, इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, लोग बैठ गए हैं, आपकी वीडियो को चेक किया जा रहा है, फ्रांजिक किया जा रहा है। सर, जब 1 महीना गुजर गया, फिर मैंने शोर मचाया कि मेरी फैमिली को मेरे साथ क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, मुझे यहाँ पे क्यों आपने आपसे भेजा में रखा हुआ है। उसके बाद सर, इनको जब ये लगा कि अब ये शोर कर रही हैं और ये चुप नहीं बैठेंगी, या मतलब शायद बाहर निकल के हमारे लिए मसले करें, फिर उन्होंने हमें तसल्ली दे के कि अब आपके लिए ख़तरा नहीं है, हमने सारा जो है इंक्वायरी का भी अरेंज कर दिया है, आप परेशान ना हो, आपकी पूरी इंक्वायरी होगी, आपको दोबारा हैरेस नहीं किया जाएगा। उसके बाद सर इन्होंने हमें रिलीज़ किया। अच्छा, देखिए तैयबा गुल साहिबा, अब ये जो हैरेसमेंट चार्जेस हैं, ख़ास तौर पे इतने सिवियर किस्म के जिसमें इतने बड़े लोग आते हैं, इस पर तो सीधी सीधी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनती हैं। मतलब आपने जिस वक्त इसको सिटीजन पोर्टल पे डाला, क्या आपको अंदाज़ा नहीं था कि सिटीजन पोर्टल की बजाय आपको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, या इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कराने के लिए काम करना चाहिए? सर, अदालत में तो मैं जा चुकी थी। अदालत तो उस वक़्त मेरी बिल्कुल मतलब जो नैब में मेरे ख़िलाफ़ केस चल रहा था, उसमें अदालत में ही वो मेरा केस था। उसके बाद जो थे FIRs जो हुई, FIRs के अगेंस्ट मैं अदालत में ज़रूर गई, हर जगह पे गई मैं। नैब की अदालत में गई, मैं सुप्रीम उसमें गई, शरीयत अदालत में गई इनके ख़िलाफ़। लेकिन जो ये प्रोसीडिंग्स थी, जो मेरी अमानत में ख़यानत थी सर, ये मुझे एक तो प्रोसीडिंग करने नहीं दी गई। मुझे यही कहा जाता रहा कि आपकी हम फ्रांजिक करवाएं, जैसे ही फ्रांजिक की रिपोर्ट आएगी आपको इसमें इंसाफ मिलेगा। और सर उसके अलावा मैं हर फोरम पे गई हूँ, और अभी इसकी प्रोसीडिंग्स बनती हैं, इसके ऊपर सीरियस चार्जेस भी बनते हैं, अमानत में ख़यानत का केस भी बनता है, और भी बहुत सारे सेक्शंस इस पर लग सकते हैं। लेकिन ये अब हुकूमत यहाँ पे है, तो हुकूमत चेंज हो चुकी है, शायद ये अब इस पे इन्वेस्टिगेशन करें। मैं तो हर चीज़ विद सबूत, विद प्रूफ हर चीज़ दे चुकी हूँ। PSC में भी मैंने हर चीज़ दी है। नूर आलम खान साहब ने भी ये किया है, ऑर्डर किए हैं, FIA को भी किए हैं, नैब को भी किए हैं कि नैब के अंदर की जितनी काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके जब तक उनकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती उनको सस्पेंड किया जाए। और उसका नतीजा ये निकला है कि सर लाहौर से जो मेरे यहाँ पे FIA में मैं एक केस में मुद्दई हूँ, साइबर क्राइम में, इसी रिलेटेड, उसमें सर जो लाहौर की नैब है वो उनको प्रेशराइज करके मेरी वो फाइल जिसमें मैं मुद्दई हूँ वो मंगवाना चाह रही है वहाँ पे। ये आज और कल की बात मैं आपको बता रही हूँ, PSC के बाद की बात बता रही हूँ। बजाय ये कि नैब
उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे, अपने अंदर की काली भेड़ें निकाले, तो वो दोबारा से मुझे प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स यूज़ कर रही है। और मैं इस चीज़ की इंशाल्लाह कंप्लेन भी करूंगी नूर आलम खान साहब को, और रिटर्न लिख के दूंगी कि इनको अभी भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। देखिए, उस वक्त आपका शकवा ये था कि चेयरमैन नैब बहुत मजबूत है, अब वो चेयरमैन नैब नहीं है, साबिका चेयरमैन नैब है। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे, आप इसलिए गई थी कि ये आपको हेल्प करेंगे, सिटीजन पोर्टल इसलिए बनाया हुआ है, लेकिन वो जो जंजीर इंसाफ है वो हिली तो, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान थे, उस वक्त ताहिर खान साहब थे, अब ये सब लोग नहीं हैं, अब तो हुकूमत तब्दील हो गई है। तो अब क्या वजह है कि अब भी आपको इस तरह की डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा है? सर, सबसे पहले तो मेरा किसी ना पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक था और ना ही मेरा नून लीग के साथ कोई ताल्लुक है। पहले भी मेरी वीडियोस को एक सियासी मकासद के तौर पे सियासत की नज़र हो गई मेरी वीडियोस, और उनको बजाय मुझे इंसाफ देने के उनको इस्तेमाल किया गया सियासत के लिए। और अब जो हुकूमत है उनसे मैं सर अपील ही कर सकती हूँ कि मेरे इस केस में नोटिस लें और इंक्वायरी करवाएं और इसको मुंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ। बिल्कुल उस वक़्त वो थे सीट पे चेयरमैन नैब साहब, और समझा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर सीट पे थे, और अभी भी वो चेयरमैन मिसिंग पर्सन कमीशन हैं। और मैं ये भी नोटिस में देना चाहूँगी कि मैं या मेरी फैमिली को कहीं पे कोई ख़तरा होता है, मेरी फैमिली को कोई बंदा मिस होता है या मुझे गायब किया जाता है, इसके ज़िम्मेदार चेयरमैन नैब होंगे। मैं ये ऑन एयर सबको कह रही हूँ और ये चीज़ें मेरी नोट की जाएँ। इस हुकूमत से भी मैं अपील करती हूँ कि अभी भी मुझे दबाने के टैक्टिक्स यूज़ हो रहे हैं, इसका नोटिस लें। कल नूर आलम खान साहब ने इंक्वायरी के लिए कहा है, तो उसका इंक्वायरी टीम बिठाई जाए। मैं सारे प्रूफ दूँगी, हर एक के बारे में प्रूफ दूँगी, जो इस पूरी कहानी का, इस पूरे घिनौने कहानी का जो इसमें जिम्मेदार है, उन सबको सजा दिलवाऊंगी। और मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगी, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। अच्छा देखिए, तो ये मेरी मीडिया के थ्रू उनको पीएससी के सामने तो नैब के लोग नहीं आ रहे हैं, वो फेस नहीं करना चाहते या नहीं आना चाहते। नैब ने उसके ऊपर एक तहरीरी जवाब भी लिखकर भेजा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस तरह से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती और उनके कहने पर हम ये कार्रवाई या केसेस ओपन नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल फिर आपसे यही है कि जो मुतल्लिका फॉरम है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए, क्या आप उस फॉरम से भी रुजू करेंगे? बिल्कुल सर, मेरी उसमें अमानत में ख़यानत की, और जो स्पेशली सिटीज़न पोर्टल में मेरे साथ हुआ है उसकी सर मैंने पूरी रिट कंप्लीट कर ली है। अब ईद आ गई, ईद की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह मैं वो फाइल करने जा रही हूँ। उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की चले, अगर वो पीएससी को वो तो नैब खुद को खुदा समझता है, नैब किसी भी इदारे को जवाब दे नहीं है। मैंने जहाँ जहाँ नैब के ख़िलाफ़ मैं कोर्ट्स में गई हूँ, मैं अदलिया में गई हूँ, वहाँ पे आज तक मेरे किसी एप्लीकेशन, मेरी किसी पिटीशन का नैब ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है, चाहे वो पीएससी है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का। तो मेरी कोई हैसियत नहीं होगी, मैं बिल्कुल कमज़ोर, लेकिन कमज़ोर औरत ये समझती हैं, मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं हूँ, और ना ही वो औरतें कमज़ोर हैं, और ना ही ये समझा जाना चाहिए कि औरत कमज़ोर है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा, इनके खिलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में मैं जाऊँगी, और ये मेरी तरह जेल जाएंगे और ये अपने किए की सज़ा काटेंगे, ये मेरा इनसे वादा है। अच्छा तैयबा गुल साहिबा, लास्टली देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ने आपको इनवाइट नहीं किया, बल्कि आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रुजू किया और आपने कहा कि आप आना चाहती हैं और ये सारा मामला उनके सामने रखना चाहती हैं। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो इमरान खान के दौर में भी थी, उस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अपोजिशन लीडर चेयर कर रहे थे, फिर राना तनवीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो आपके जहन में ख्याल नहीं आया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फॉरम को तो उस वक्त भी एक्सरसाइज किया जा सकता है? सर बिल्कुल ख्याल आया था, और मैंने एक एप्लीकेशन लिखी भी थी, लेकिन उस वक्त मुझे सर बुलाया नहीं गया। तब सलीम मांडीवाला साहब को मैंने एप्लीकेशन भिजवाई थी कि मुझे इसमें बुलाया जाए, उस वक्त सर नहीं बुलाया गया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन लिखी, ये चीज़ें सर रिकॉर्ड पे हैं। दोबारा मैंने एप्लीकेशन लिखी, नूर आलम खान साहब की ये मेहरबानी, उन्होंने मुझे बुलाया और सुना। ये फर्स्ट केस था नैब के विक्टिम का जो कि सुना गया वहाँ पर, और इतने मेरे पास प्रूफ थे। उन्होंने पहले मुझसे सारे पूछा था कि अगर आपके पास प्रूफ हैं तो आप कमेटी में आए। मैंने सारे प्रूफ उनको दिए, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में उनको दी। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे पूछा, और ये मैं समझती हूँ कि एक मुल्क का सबसे बड़ा फोरम है पीएससी जो कमेटी होती है। इसमें जो पार्टीज़ हैं उनके मेंबरान होते हैं, सब डिपार्टमेंट्स के होते हैं। वहाँ पे ये चीज़, वो बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है पीएससी, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ऑर्डर दे सकती हैं, वो कह सकती हैं कि इस मामले को इंक्वायर करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अब ये मामला जब आपने सामने रखा है गुज़श्ता रोज़, तो उसके बाद हुकूमती अहदेदारान ने आपसे रब्ता किया है कि वो इस केस को टेकअप करना चाहते हैं?
नहीं सर, मेरे साथ किसी हुकूमती ओहदेदार का रब्ता नहीं हुआ है और इस मामले पे अभी फ़िलहाल। और इंशाल्लाह मैं जो हूँ वो उन्होंने जो जो चीज़ें मुझसे मांगी हैं ब्लैक एंड वाइट में वो मैं पीएससी में सारी दे के आऊँगी और उम्मीद है कि इदारे जो हैं इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तैयबा गुल साहब हमारे साथ मौजूद थी। बड़ी संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि ये इल्ज़ामात ही रहें। इनकी जल्द अज जल्द तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं ताकि ये मनतकी अंजाम को पहुँच सके। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुसलसल ना सिर्फ हुकूमत बल्कि इदारों को निशाने पर तनकीद कर रहे हैं। क्या एजेंडा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के इदारों पर इल्जामात का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। इमरान खान को तो इलेक्शन कमीशन पर यकीन है और ना ही न्यूट्रल्स के न्यूट्रल रहने पर। उन्हें अदलिया के फैसलों पर भी एतराज़ है और हुकूमत पर तो उन्हें सिरे से यकीन ही नहीं है। हर इदारा और हुकूमत सभी इस वक्त इमरान खान के निशाने पर हैं। पिछले कुछ रोज से इमरान खान और उनकी जमात के दीगर रहनुमाओं ने अपनी तनकीदी तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन को कभी मुस्लिम लीग नून 2 कहा जाता है और कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हिदायत लेने के इल्जामात लगाए जाते हैं। आज चेयरमैन इमरान खान ने सिलसिलावार ट्वीट्स में भी इलेक्शन कमीशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और न सिर्फ ये कि अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात आयद किए हैं, बल्कि आज खुशाब में जलसा आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने न सिर्फ इदारों कमिश्नर बल्कि हुकूमत को भी अपने निशाने पर रखा है। वो लाहौर वाले को भी मैं बता रहा हूँ कि तुमने जो मर्जी करना है, तुम सिर्फ अपने आप को जलील करोगे। लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम जितनी धांधली करवाओगे, तुम जो मर्जी कर लो। धांधली के बावजूद जब ये बाई इलेक्शन का अगले इतवार इनके फैसले आएंगे तो हमजा कुकड़ी वापस आएंगे। इससे पेशतर आज सुबह असद उमर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी इलेक्शन कमिश्नर से किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। अगर इलेक्शन कमीशन ने किरदार ना अदा किया तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। इलेक्शन कमीशन को एक अच्छा सा मैं मशवरा देता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वही सियासी पार्टियां जो हैं उनको सिंबल भी अलॉट करता है। एक सिंबल पॉलिटिकल सियासी पार्टी का इलेक्शन कमीशन अपने आप को भी अलॉट कर दे, क्योंकि वो तो एक इस वक्त सियासी प्लेयर हमें नज़र आ रहे हैं। सियासी बयानात जो हैं ये पहली दफ़ा नहीं दिए, इससे पहले भी वो सियासी बयानात दे चुके हैं और इमरान खान जो है वो गलत को गलत कहेंगे। और लोगों का जो ये एतराज़ होता है ना कि जी नहीं खान साहब जो हैं तनकीद क्यों करते हैं, भाई तुम दलील से बात करो, गलत होगा तो गलत बोलेंगे। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनान उल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बाई इलेक्शंस पर तहरीक इंसाफ की तनकीद पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चंद केसेस को रीओपन करने के हवाले से अहकाम जारी किए। BRT हो, बैंक ऑफ पंजाब हो, मालम जब्बा हो या फिर ब्रिलियंट ट्री सुनामी हो, क्या हुकूमत भी इन केसेस को टेकअप करने का इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम उन तमाम केसेस को जिसके अंदर हमारे लिहाज से गबन हुआ है उनको हम दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि क्या इसके शवाहिद मौजूद हैं कि गलत काम हुआ है कि नहीं हुआ। और वो रिव्यू जो है वो आने वाले चंद महीनों में जो है वो हो जाएंगे कंप्लीट और उसके हिसाब से जो जो मेरिट पे बनते होंगे केसेस वो हम करेंगे और जो नहीं होंगे फिर वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह ये राना सनाउल्लाह साहब पर जो केस बनाया गया एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की तरफ से और उस पर शहरियार आफरीदी साहब की जो स्टेटेड पोजीशन है वो सब ने देखी। अब फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि वो गलती थी। इस एतराफ़ के बाद क्या इस पर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के से रुजू करने की तो इस पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक ट्रायल कोर्ट में ज़रूर जाना चाहिए जिस पर यह ट्रायल हो और जिसके अंदर तमाम ये शवाहिद प्रोड्यूस किए जाए, जिसके तहत ये बात सामने आ जाए कि ये काम जो है ये जिसने भी करवाया है, PTI ने कराया, इमरान खान ने कराया, किसी और ने कराया, ताकि इस मामले को किसी कंक्लूजन की तरफ लेके जाया जाए। क्योंकि ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है कि आप किसी भी बंदे के ऊपर, किसी भी शरीफ आदमी के ऊपर आप 15 किलो हेरोइन उसकी गाड़ी में डाल दें और बाद में उसके ऊपर जो है वो सजाए मौत का केस बना के एंटी नार्कोटिक्स को जो आप क्या कहते हैं कोर्ट्स हैं वो जो है उसको देखें। तो ये बड़ा अफसोसनाक मामला है और मेरा ये ख्याल है कि इसको बिल्कुल जो है वो देखा जा रहा है और इसको आगे जाके इस पे भी मामला आएगा। लेकिन अफनान साहब, इस बात का तयन होना चाहिए ना कि ये केस किसके कहने पर बनाया गया था, तो इसके तयन के लिए आप हुकूमत क्या कर रही है ताकि ये कम से कम कंफर्म तो हो ये हुकूमत ने बनाया या किसी और ने ये केस आप पर बनाया था? देखिए, ये तयन तभी होगा ना जब कोई इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, तभी आपको पता चलेगा ना कि इसके पीछे कौन कौन लोग थे।
और वो इंक्वायरी जब किसी कंक्लूजन में पहुंचेगी तो फिर पता चलेगा कि क्या मामला तो ये इंक्वायरी कौन करेगा? ये तो वही कोई ट्रायल कोर्ट होगी, कोई हाई कोर्ट होगी, या कोई आपको हाई कोर्ट के लेवल पे किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, लेकिन उसके लिए राना सनाउल्लाह साहब को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना, या हुकूमत को इस मामले को उठाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, राणा साहब ने इसके ऊपर बात भी की है और इसके ऊपर जो है वो एक जो है वो रिव्यू चल रहा है हमारे एंड के ऊपर भी, और इसको देखा जा रहा है मामले को, और इसके ऊपर आने वाले चंद हफ्तों में जो है वो मामला क्लियर होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए ना अफराज साहब, तोशा खाना हो या वो बनी गाला की अराजी का केस हो, या वो ट्रस्ट डीड्स का मामला हो, या फिर ये सारे केसेस हों, जब तक सिर्फ बातें होती रहेंगी तो ये इल्ज़ामात की सियासत को फ़रोग़ मिलेगा ना। ये तब तक कंक्लूसिव नहीं हो सकते जब तक कोई इंक्वायरी ना हो। इवन तैयबा गुल साहिबा का जो हरासमेंट का केस है, क्या उसको भी टेकअप करने का, उसकी ऑडियोज़ या वीडियोज़ का फोरेंसिक कराने का इरादा रखते हैं? क्योंकि अदरवाइज़ तो ये ब्लेम गेम ही रहेगी। देखिए, पहले भी जिन ऑडियोज और वीडियोस का फोरेंसिक कराया गया है, पीटीआई के जो खिलाफ थी वीडियोस, उन्होंने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। मेरा ये ख्याल है कि हम जैसे तोशाखाना वाला मामला जो एफआईए के अंदर इसकी इंक्वायरी चल रही है, और इसके ऊपर जो है बड़ा ओपन एंड शट किस्म का मामला, ये आने वाले चंद हफ्तों में आपके सामने ये मामला भी आ जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो कोर्स ऑफ लॉ में जो भी मामलात हैं, जो आपने फोरेंसिक कराने जो भी कराने, वो करा के इसको किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए, बजाय इसके कि इसको मीडिया पे ला के इसको वो किया जाए, और वो उसी तरफ ही हम लोग लेके जा रहे हैं मामले। अच्छा, आप देखें ना कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, नैब की तरफ से जब केस बनाया जाता था, आपको एक बहुत बड़ा शिकवा यह था कि इंक्वायरी स्टेजेस के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाता है, या फिर इंक्वायरी स्टेजेस के ऊपर, मतलब समन या कॉल अप नोटिस बाद में भेजा जाता है नैब की तरफ से, प्रेस रिलीज पहले जारी कर दी जाती है। तो अभी इंक्वायरी स्टेजेस पर है, आप ये कह रहे हैं केसेस, जैसे तोशा खाना की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, आपके जलसे जुलूसों का, आपकी तकारीर का खासा हिस्सा होता है। देखिए, उसकी वजह ये क्या है, हमें आवाम को तो बताना है कि जब आवाम पूछती है कि देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 117वें नंबर पे 2018 में पाकिस्तान था, हमें 136 नंबर पे मिला था 2013 में, हमने 117वें नंबर पे छोड़ा, पीटीआई ने आगे इसको 4 साल में 140वें नंबर पे ले गए, और मुल्क में बेइंतहा करप्शन बढ़ गई। तो ज़ाहिर है इसका आवाम को तो हमने जवाब देना है ना कि क्यों बढ़ गई करप्शन इतनी ज़्यादा, जब ये, और उसके जवाब जो है उस तौर के ऊपर हम बताते हैं। हमें तो मालूम है कि इन्होंने जो है, मेरा सवाल ये कि उस वक्त अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जलसे जुलूसों के अंदर किसी को कह के डिफेम करना मकसद था, और वो उस वक्त ठीक नहीं था, जस्टिफाइड नहीं था, तो आज भी जस्टिफाइड तो नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, एंटी करप्शन जो एस्टैब्लिशमेंट है पंजाब की, उसने फराग गोगी के खिलाफ केस किया है फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन के अंदर, जो इलीगल अलॉटमेंट हुई है जमीन की। इसी तरह रिंग रोड का मामला भी है, और भी मामला थे, लेकिन हम केस किया है, इंटेरोगेशन हो रही है, लेकिन वो कंक्लूसिव तो नहीं हुआ। हम आवाम को बताएंगे ना, क्या कहते हैं कि कहाँ पे करप्शन हुई। हम आवाम को ना बताएंगे बड़ा अच्छा था पिछला 4 साल कोई करप्शन नहीं हुई, आवाम को तो आपने बताना है ना कि ये केसेस हैं, ये इन्होंने माल बनाया है, ये सारा कुछ है। लेकिन ये केसेस तो फैक्ट्स की बुनियाद पे एस्टैब्लिश्ड होंगे ना सर? नहीं, देखें, बिल्कुल फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर ही एस्टैब्लिश होंगे, और हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब मैं जो बात कह रहा हूँ कि फराग होगी कि फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन के अंदर 10 एकड़ जमीन है, ये फैक्ट है, लेकिन वो उसको डिनाई कर रहे हैं। के अंदर सुने मेरी बात, फराग होगी की बनीगाला के अंदर 250 कनाल जमीन है, फैक्ट है। फराग होगी ने रिंग रोड जो है उसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए की जमीन लेके कई अरब रुपए की बेची, फैक्ट है ये। नहीं, दिस कुड बी योर फॉल्स परसेप्शन सर, ये आपका फॉल्स परसेप्शन भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ का वर्जन भी हमारे सामने है। लेके आपने इस हद तक एक कारपेट और छोटी छोटी चीजें तक नहीं छोड़ी है, फैक्ट है इसके अंदर, ये तो हमें मालूम है। अब केस चलेगा इसके ऊपर बिल्कुल, और वो जो बाकी मामला वो आवाम के सामने आ जाएगा। सर, फैक्ट्स तो ऑब्वियसली जब केस चलेगा तो फैक्ट्स का पता चलेगा कि किन ग्राउंड्स के ऊपर हैं, और अभी तक तो जो कुछ कह रहे हैं फॉल्स परसेप्शन ही हो सकती है ना सर। कि आप पिछले 4.25 साल में आपके अरबपति बन गए थे प्रॉपर्टी की डीलिंग करके, या कोई और बंदा जिसको आप जानते हो। इस तरह एक खातून है, उनके पास बेतहाशा माल आ गया जो है, और वो जाके जो है वो दुबई में उनको पहले भगाया गया कि जी ये हुकूमत जा रही है, इनको भगाओ, और उसके बाद जो है वो मतलब क्या कहते हैं, ये तमाम चीजें सामने आई। तो हम आवाम को तो बताएंगे। हम मिसाल के तौर पे वो जो एक बिजनेस टाइकून है, उनके 40 अरब रुपए पाकिस्तान आए, उन्होंने 40 अरब रुपए उठा के वापस उनको दे दिए, ये फैक्ट है। ये तो इसके अंदर कोई कैबिनेट की मीटिंग की सारे मिनट्स मौजूद है, तो वो उसके ऊपर इंक्वायरीज वगैरह हो रही हैं।
जो 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 लीगल कोर्स है, रिकोर्स है, वो हो रहा है। अच्छा और अफनान साहब, वो इस वक्त जो है मुल्क की सियासत का सारा फोकस पंजाब के बाई इलेक्शंस पर है, जो 20 हल्कों का इलेक्शन है, और उस पर खार साहब के बड़े सीरियस रिजर्वेशंस है। आज उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि मुझे डर है कि ये जो पीडीएम की जमातें हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये मिल के इस्टेब्लिशमेंट को भी बात करते हैं वो बीच में, कि ये सब मिल के, क्योंकि इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खासी तरबियत हासिल की है धांधली करने में, इलेक्शन चुराने में, तो ये करेंगे। देखिए, इमरान खान साहब को अपनी शिकस्त पूरी तरह नजर आ रही है। पीटीआई के पास जो है वो कैंडिडेट्स ऐसे नहीं है जो कैंपेन कर सकें। तो ज़ाहिर है जब आपको पोल्स में अपनी शिकस्त नजर आएगी तो बजाय इसके कि आप अपनी शिकस्त माने, आप जो है वो आवाम को एक और चूरन भेजने की कोशिश करेंगे, और वही इमरान खान कर रहे हैं। इनको नजर आ रहा है कि ये 20 में से 3 या 4 से ज़्यादा नहीं जीत सकते सीटें। तो जब ये इतनी बुरी आपको अपनी शिकस्त नजर आ रही हो तो फिर आप जो है यही कहेंगे ना कि देखें जी हम तो इसलिए हार गए। मैं तो पहले ही कह रहा था कि हम हार जाएंगे क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं। वो एक अपना इनका एक तरीका वारदात है। यानी अफनान साहब, आप समझते हैं कि इंतजामिया को इंस्ट्रक्शंस नहीं जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नून लीग की बी टीम बन के काम नहीं कर रहा है, या उसमें प्री पोल रिगिंग नहीं हो रही, ऐलानात नहीं हो रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। देखिए ना कैसे इलेक्शन कमीशन ने हमने ऐलान किया कि जी बिजली हम देंगे 100 यूनिट, तो इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल कर दिया। तो कैसे हमारी बी टीम हुई? तरक्याती सारे प्रोजेक्ट उन्होंने वहां पर रखवा दिए, कैसे हमारी बी टीम हुई? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हमारे खिलाफ आ रहे हैं, कैसे हमारे वो हो सकता है कि हमें सपोर्ट हो? तो ये सिर्फ रोना धोना है। इमरान खान साहब जो है इज अ बैड लूजर। ही इज ऑलवेज बिन अ वेरी वेरी बैड लूजर। उनको जब वो हारते हैं तो वो रोते हैं। चले अफनान साहब, लास्टली मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। देखिए, वैसे तो इमरान खान साहब ने कहा था वो इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए बैठने को तैयार हैं, लेकिन आज उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा है कि वो इस हुकूमत के साथ तो नहीं बैठ सकते हैं। देखिए, अभी धांधली का शोर है, इंतखाबात हो जाएंगे, नताइज आएंगे, उसके बाद धांधली का शोर मचेगा, यानी वो चैन से तो नहीं बैठेंगे फिर। तो ये मामला इस तरह से थमने का तो नहीं। अभी जो बहरानी कैफियत नजर आ रही है, ये लग रहा है कि इलेक्शन हो भी जाएंगे तो ये मामला थमेगा नहीं। देखिए, इमरान खान साहब ने 2013 से 2018 तक जब हमारी हुकूमत थी तो ये रोड के ऊपर ख्वार होते रहे, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो ये इनकी किस्मत में यही लिखा हुआ है, ये ख्वार होते रहेंगे। उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ वो रिजल्ट मानना है जिसके अंदर ये जीत जाए। बल्कि अब तो ये कहते हैं कि हम वो रिजल्ट मानेंगे जिसमें हमें 2/3 मेजोरिटी मिले। तो ये ज़रा है इनकी ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो 22 करोड़ लोगों की जो है वो उनको तो नहीं मुल्क को तबाह किया जा सकता। इनसे ना इनके पास कोई परफॉर्मेंस है, ना इनका कोई एजेंडा है, पर रोने धोने के से अलावा इनके पास कोई काम है नहीं। भाई बात यह है कि अगर इतनी ज्यादा प्री पोल रिगिंग हो रही है तो मैंने आपको बताया ना कि कैसे कोर्ट के फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं, ईसीबी के फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं। आपके पास एविडेंस है, 10 में हमारे पास एविडेंस था, हम लेके गए इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है मुसलमान के लिए, क्योंकि आज हज का जो रुकने असल है या रुकने आज़म है वकूफ़ अरफा के अंदर वो अदा कर दिया गया है। बड़ा बाबरकत दिन है। खुतबा भी इस मौके पर हुआ है और उसमें ख़ास तौर पे तकवे के ऊपर भी बड़ा एम्फेसिस रहा है। मैदान अरफात में क़याम हाजी करेंगे। इस दौरान हुजाज किराम इबादात और ज़िक्र और दुआ में मसरूफ़ रहेंगे। आज़मीन हज ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त अज़ान मगरिब से कबल मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे, और जहाँ वो नमाज इशा के वक्त मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा में रात क़याम और फिर रमी के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे और फजर की नमाज़ अदा करके रमी के लिए हुजरात रवाना हो जाएंगे, और उसके बाद हुजाज कराम कुर्बानी की सुन्नत अदा करेंगे और फिर हल्क करवा के एहराम उतार के पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। आज के इस अजीम दिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इस कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाले 7 अरब से ज़ायद इंसानों में मुसलमानों की तादाद 2 अरब से मुतजावज़ है। इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद मुसलमान मातूब क्यों हैं और दुनिया की इमामत और क़यादत से बेदखल कर दिए गए हैं, इसकी वजूहात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।